संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। आप मेरे कंट्रीब्यूशन को एक कास्ट से जोड़कर उसका अपमान न करें। One who respects democracy, one who respects equality, one who respects humanity can never ever disrespect you. आप ऐसा कतई ना सोचे कि भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी मुझ पर दयाभाव से डाली गई थी, पर मेरे को संविधान लिखने की जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी क्योंकि उस समय मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड और काबिल हमारे देश में नहीं था। क्या आप जानना चाहते हैं मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? एमए और पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, बैरिस्टर डिग्री जर्मनी से और ऐसी 32 डिग्रियां मेरे नाम पर दर्ज थी। मैं 10 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता था। मैंने मेरे देश के सारे रिलीजन्स पर 21 साल से ज़्यादा पढ़ाई करी और मेरी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 से ज़्यादा किताबें थी। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने सिर्फ भारत की पिछड़ी जाति की उन्नति के लिए ही काम करा है, पर वो लोग गलत हैं, क्योंकि मैंने भारत के मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करना निश्चित करवाया, वरना उन्हें 13 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। उनको मिनिमम मजदूरी मिलना, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिलना और अगर एक्स्ट्रा काम करें तो ओवर टाइम मिलना और ऐसे कई अधिकार दिलवाए। क्या आप जानना चाहते हैं मैंने भारत की औरतों को क्या क्या अधिकार दिलवाए? सेपरेट होने पर मेंटेनेंस लेने का राइट, डाउरी रोकने का राइट, किसी बच्चे का नेचुरल गार्डियन बनने का राइट, किसी को अडॉप्ट करने का राइट, राइट टू स्टडी और ऐसे कई अधिकार दिलवाए। आप जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू कोड बिल चलता है जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख की औरतें अधिकार एंजॉय कर पाती हैं। उसको लाने के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू से भी लड़ पड़ा था। मैंने अपनी लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था और तब तक जाकर आंदोलन करा जब तक नेहरू सरकार उसको लाने के लिए राजी नहीं हुई। और जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की चर्चा चल रही है उसको हमारे देश में सबसे पहले लाने का प्रस्ताव मैंने ही दिया था। क्या आप जानते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, 32 डिग्री अपने नाम पर दर्ज करवाने के बाद भी मैं उस भारतीय समाज में रहता था जहाँ मेरा चपरासी मुझे फाइट बैक कर देता था, क्योंकि उसे डर था कि वो मेरे को टच ना हो जाए। मेरे को पीने का पानी नहीं मिलता था और मेरे को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी, फिर भी मैं इस देश में रहा। मेरे लिए बहुत आसान था इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कोई दूसरे देश में जाकर अच्छी सी जिंदगी काटता जहाँ मेरे साथ कोई भेदभाव भी नहीं होता, मगर मैंने निर्णय लिया कि पर्सनल नहीं देश का इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिसका मूल मंत्र शिक्षा है। जहाँ आजकल के नेता लोग कहते हैं लड़ो, वहाँ मैं कहता हूँ पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इकलौती चीज है जो आपको ऐसे उभार कर खड़ा कर देगी जहाँ मरणोपरांत भी आपको गुणगान होगा, आपका सम्मान होगा। जय हिंद, जय भारत। इसने जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया। मैं वही सुभाष चंद्र बोस हूँ जिसने कदम कदम बढ़ाए तब खुशी के गीत गाए का गाना गाया। मैं वही सुभाष चंद्र बोस हूँ जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए थे। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पूरी की। उसके बाद मुझे इंडियन सिविल सर्विसेज में 4th रैंक प्राप्त हुई, लेकिन मैंने उसे देश के लिए छोड़ दिया। फिर मुझे कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया, लेकिन मैंने उसे भी देश के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। मुझे देश के लिए 11 बार जेल में भेजा गया, लेकिन और जेल की गंदी हालात में मुझे टीबी हो गया, लेकिन क्या कोई बीमारी मुझे रोक सकती थी? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर्स ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया और सोचा कि वो मुझे हमेशा कैद रखेंगे, लेकिन क्या कोई मुझे कैद कर सकता था? बिल्कुल नहीं। मुझे यूं ही गुमनाई बाबा नहीं कहा जाता। मैं वेश बदलता वहां से ऐसा गायब हुआ कि ब्रिटिशर्स को पता भी ना लगा। वो तो बस 8-10 दिन तक यही सोच रहे थे कि मैं जेल के अंदर हूँ, लेकिन मैं वहां से निकल के जर्मनी गया, जहां मैं हिटलर से मिला। हिटलर ने पहले तो सभी भारतीयों का मजाक उड़ाया कि कैसे करोड़ों भारतीयों को 1000 से 2000 ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने उसे जवाब दिया जहां पे ब्रिटिश पूरे देश को रूल कर रहे हैं वहां से आजाद होकर एक जवान लड़का जो कि आपके सामने खड़ा है उस देश के सबसे डेंजरस कमांडर के सामने अपने देश की आजादी की बात कर रहा है, तो सोचिए ऐसे देश की करीबी स्पिरिट कितनी होगी। उसके बाद जर्मनी और जापान की मदद से मैंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। सिंगापुर में मैंने आजाद हिंद फौज में 40,000 लोग भर्ती करे। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मुझे बाहर के देश में इतने सारे भारतीय कहाँ से मिले। मैंने ब्रिटिश को सर्व करने वाले लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया। मेरी सेना में झांसी की रानी वाला विंग भी है, जिसमें केवल भारतीय औरतें हैं जो कि देश के लिए लड़ रही हैं, और ब्रिटिश मेरी इस सेना से थर कांपती थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार कहा था कि हम पाकिस्तान का पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ तभी रोकेंगे जब सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता होंगे। मेरी डायरेक्ट के बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड या एनसीईआरटी में
मेरी डेथ का रहस्य जानने के लिए गवर्नमेंट ने 3 कमीशन स्टैब्लिश किए, जिसमें से एक कमीशन मेरी डेथ को खारिज कर देते थे, क्योंकि इस ताइवान एयरपोर्ट में मेरी डेथ का दावा किया गया। उस ताइवान एयरपोर्ट में मेरी डेथ का या कि उस प्लेन क्रैश का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। मेरी डेथ से रिलेटेड एक और थ्योरी फेमस है। कहते हैं यूपी में एक गुमनामी बाबा रहा करते थे, जिन्होंने अपना डीएनए टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। साथ ही गवर्नमेंट भी उनसे रिलेटेड कोई भी फाइल लीक नहीं कर रही थी। कहते हैं वही गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। वेल, सच क्या है ये आप जाने, लेकिन सुना है मैंने अपना डेथ फेक करवाया था, क्योंकि ब्रिटिश मेरा डेथ चाहती थी, क्योंकि उनकी नजर में एक ट्रेटर था जो उनके सामने खड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मैंने ब्रिटिशर्स को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने देश छोड़ दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर चीज की एक कीमत होती है और उसे हासिल करने के लिए संघर्ष जरूरी है। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जय हिंद। आइए मेरे साथ एक बार जोर से देश के लिए नारा लगाइए, भारत माता की जय। भारत देश की सबसे पहली और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। मैंने देश की सेवा 1967 से लेकर 1957 तक लगातार 11 साल प्रधानमंत्री बनके की है। आजाद भारत की मैं सबसे पहली और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। 1980 में एक बार फिर मुझे देश की प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। मेरी पॉलिटिकल जर्नी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। जहां एक तरफ मैंने 1971 पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर विक्ट्री पाई, ग्रेट ग्रीन रिवॉल्यूशन करवाया, फर्स्ट स्पेस मिशन, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करवाया, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन ब्लू स्टार 1975 और इमरजेंसी एक्ट जिसे कंट्रोवर्शियल इशू भी मेरी ही पॉलिटिकल जर्नी की एक पार्ट थी। मेरे पिता का नाम था जवाहरलाल नेहरू। उनकी एक लौती बेटी थी, इसलिए पॉलिटिकल असर मुझ पे बचपन से था। मैं कई बार आंदोलन में भाग लिया करती थी और देश के लिए कई बार जीती। बीबीसी ने मुझे एक अलग नाम से नवाजा। क्या आपको पता है? विमेन ऑफ मिलेनियम के नाम से। 1971 पाकिस्तान वॉर के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मुझे एक अलग नजरिए से देखा। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नजरिए से मैं एक ऐसी मजबूत नेता थी जिसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को साफ इनकार कर दिया, जो इतनी मजबूत थी कि वो फ्रांस के प्रेसिडेंट को डरा दे। अंत में महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए मैं यही कहूंगी कि तू ही पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है, तू ही पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है, तू ही सही जीने का आश्रम है, तू ही परियों का रूप है, तू ही सुहानी धूप है, तू ही गुड़िया, तू ही रानी है, तू ही शेरनी है और तू ही चंडी काली है। वही गांधी जिसने सत्य और अहिंसा से भारतीय आंदोलन सफल बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया उदाहरण रखा। वही गांधी जिसने विश्व की सबसे ताकतवर सत्ता ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वही गांधी जिसको ब्रिटिश ने केसरी हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ द नेशन और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। आपने मेरी जितनी भी तस्वीरें देखी होगी ज्यादातर धोती में देखी होगी। आखिर क्यों? क्योंकि जब मैं साउथ अफ्रीका से वकालत करके लौटा तो मैंने पाया कि मेरे देश की 90% जनता गरीब है। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं उतने ही कपड़े पहनूंगा जितना कि कोई इस देश का आम आदमी पहन सकता है। आज लोग मेरा अपमान करते हुए कहते हैं कि चरखे से आज़ादी नहीं आई। मैंने कब कहा चरखे ने आज़ादी दिलाई? जरूर चरखे से आज़ादी नहीं आई, पर चरखे से बहुत कुछ आया।
सड़के से आई जन चेतना, जागरूकता, अवेयरनेस, यह अवेयरनेस कि हम सब भारतीय हैं और हमें भारत के लिए लड़ना है। अगर ये नहीं आता तो आज कोई भी भारत के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार नहीं होता। आज आप जानते हैं कि भारत एक है और आप सब भारतीय हैं, पर आज भी सभी भारतीयों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और इसी भारत को मैंने 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 32 साल के लिए एकजुट करा और बड़े बड़े आंदोलन करे। उस समय जब मैं साउथ अफ्रीका से लौटा तब मैंने पाया मेरे देश की 90% जनता राष्ट्रहीन थी। उस समय कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन भी नहीं आया था। तब झांसी के लोग अपने आप को झांसी के, हैदराबाद के लोग अपने आप को हैदराबाद के और नागालैंड के लोग अपने आप को नागालैंड के मानते थे। मैंने सबके अलग अलग मुद्दे थे और मैंने सबको एक करा और पूरे 32 साल तक एक रखकर ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए। आज लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि भारत का विभाजन मेरी वजह से हुआ। ये वही कहते हैं जो भारत का इतिहास ठीक ढंग से पता नहीं होता। उन्हें मैं बता दूं कि जब 1909 में जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का फैसला हो रहा था तब मैं साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहा था। और जब 1916 में कांग्रेस रेडी हो गई थी भारत का विभाजन करने के लिए तब मैं कांग्रेस से जुड़ा भी नहीं था। और जब 1931 में B.R. अम्बेडकर भारत का एक और विभाजन चाहते थे तब मैंने आमरण अनशन पर बैठ के उन्हें रोक लिया। अब ये संभव है कि मैं अगर 1916 से पहले भारत में होता तो शायद भारत का पहला विभाजन भी रुकवा देता। भारतीय इमोशनल जरूर हैं पर समझदार हैं। वो कभी भी ऐसे लोकनायक को नहीं चुनेंगे जो जनता में जहर घोलता है। खुद परिवार के बड़े भी कभी कभी गलत फैसला ले बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं उनकी नीयत खराब है। मैं इसी भारत का पूरे 32 साल तक लोकनायक बना रहा और लोकनायक बनकर मैंने हजारों फैसले लिए। और ये बहुत संभव है जब आप देश के लिए हजारों फैसले लेते हैं तब उनमें से कई फैसले कई लोगों को पसंद नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नियत में खोट है। आज मेरे मरण उपरांत अगर कोई मुझे अपशब्द भी कहता है तो वो जानता है कि मैं कुछ कहने नहीं आ पाऊंगा। पर उन्हें मैं बता दूं अगर मैं आज जीवित भी होता तब भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। मैं बस यही कहता, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदमती दे भगवान। जय हिंद। मैं वही रानी लक्ष्मीबाई हूँ जिसके पराक्रम के किस्से बच्चे बच्चे गाते हैं। मैं वही रानी लक्ष्मीबाई हूँ जिसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था उसमें अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। एक बिंदी भर का राज था झांसी पूरे भारत के सामने और उस समय पूरे भारत पर अंग्रेजों का डंका बजा हुआ था। पर मैं डरी नहीं क्योंकि मैं ये मानती थी जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मेरा जन्म बनारस में हुआ था। मैं जब 4 वर्ष की थी तभी मेरी माता की मृत्यु हो गई। मेरा पूरा बचपन ताते तोपे और नाना साहब के साथ खेलकर गुजरा जिससे मैंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी सब कुछ सीखा। जब मैं 13-14 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई जिससे मुझे एक पुत्र मिला जिसकी 4 महीने में ही मृत्यु हो गई। मैंने एक बच्चा गोद लिया जिससे अगले ही दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। पर मैं डरी नहीं, मैंने अपने जीवन का सामना डट कर करा। मेरा किला हड़पने के लिए अंग्रेज मेरे पीछे पड़ गए थे पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने भी ठान ली थी कि मैं अपना झांसी किसी को नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे किले पर आक्रमण कर दिया। मैं उनसे लड़ी, वो दोबारा आए, मैं फिर लड़ी, वो दोबारा आए, मैं फिर लड़ी, परंतु में उन्होंने मेरा किला हड़प लिया। मैं ग्वालियर गई। ग्वालियर के किले पर जाकर मैंने उनका सामना वहीं से किया। मेरा डर अंग्रेजों में इतना था कि एक बार युद्ध लड़ते लड़ते मैं जख्मी होकर नीचे गिर गई। पर किसी भी अंग्रेज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे आगे देख भी सके कि मैं जिंदा भी हुई मर गई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मेरे शरीर में एक सांस भी रह गई तो मैं उन्हें काट कर ही मर